मालवा के परमार परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज या कृष्णराज था। मालवा के परमार संभवतः प्रतिहारों के अधीनस्थ सामंत थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो बाद में धारा स्थानांतरित हो गई। वास्तव में मालवा के परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाकेपति मुंज के समय में प्रारंभ हुआ। उसने त्रिपुरी के अलचुरी या चालुक्य नरेश तलब द्वितीय को पराजित किया। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया, जिसमें धारा में निर्मित मुंज सागर झील उसकी स्मृति में आज तक परिरक्षित है। भोज इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसकी गणना भारत के महानतम विद्वान नरेशों में की जाती थी। भोज ने कल्याणी के चालुक्यों में अनिहलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, परंतु चंदेल विद्याधर के हाथों पराजित हुआ। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज उपाधि से प्रख्यात हुआ। उसने चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उसके द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद, सर्व एवं स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखित है। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और भोजशाला के रूप में एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की स्थापना की। उसने अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया तथा एक बहुत बड़े भोजसर नामक तालाब को निर्मित करवाया। परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों को बहुत दुख हुआ। उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई कि अगधारा निराधारा निरालांबा सरस्वती, विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अबुल फजल के आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है कि भोज के दरबार में 500 विद्वान थे। 305 ईसा में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया। भजदेव का ग्वालियर अभिलेख में सर्वप्रथम सुनने का प्रमाण मिलता है। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। प्राचीन ग्रंथ कुमारपाल चरित एवं वर्ण रत्नाकर आदि में परंपरागत 36 राजपूत कुलों की सूची मिलती है। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम था। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनिहलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक संरक्षक थे। भीम प्रथम इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ का शिव मंदिर लूटा था। भीम प्रथम ने गजनवी द्वारा विनिष्ट सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, परंतु एक ही अन्य परंपरा के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कुमारपाल ने करवाया। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ। इसके बाद ही भारत और तुर्की राज्य की स्थापना हुई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। उसके दरबार में अन्य जयनायक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप नामक विद्वान भी थे। गढ़वाल राठौर वंश गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी कन्नौज थी तथा गढ़वालों को द्वितीय राजधानी काशी थी। गोविंद चंद इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने युद्ध और कूटनीति दोनों के द्वारा गढ़वाल वंश के राज्यों की सीमाओं को विस्तार कराया। गोविंद चंद पराक्रमी शासक होने के साथ साथ विद्वान एवं विद्वानों का संरक्षक था। इसके लेखों में विविध विद्या प्रचार वाचस्पति कहा गया। गोविंद चंद ने मंत्री लक्ष्मीधर के कृत्य कल्पतरु नामक संस्कृत भाषा के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ द्वारा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की रोचक जानकारी मिलती है। जयचंद इस वंश का अंतिम पराक्रमी शासक था। जयचंद की पुत्री संयोजिता और चाहमान नरेश पृथ्वीराज चौहान से उसका प्रेम प्रसंग और अपहरण विवाद का विषय है। जयचंद और तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में प्रसिद्ध चंद्रावर का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। इस तरह कन्नौज की स्वतंत्रता का अंत हुआ। पूर्व की ओर विस्तार के प्रयास में जयचंद को लक्ष्मण सेन द्वारा भी पराजित होना पड़ा। जयचंद ने संस्कृत के विद्वान श्रीहर्ष का संरक्षण प्रदान किया। उसने नैषद चरित्र एवं खंडन खाग की रचना की। चंदेल वंश चंदेल
जो प्रतिहारों के सामंती का प्रथम शासक नन्नुक था। नन्नुक के पौत्र जयसिंह अथवा जेजा के नाम पर भी इस प्रदेश को जेजा भुक्ति भी कहा गया है। चंदेल शासक यशोवर्मन ने कालिंजर एवं आदि राज्यों को जीता। इसके द्वारा खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। यशोवर्मन का पुत्र धंग पराक्रमी शासक था। इसे चंदेलों की स्वतंत्रता का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। मऊ अभिलेख से ज्ञात होता है कि धंग ने कन्नौज के राजा और समस्त राजकुमारों को परास्त किया। धंग एक महान कार्य निर्माता भी था, जिसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों को निर्माण करवाया, जिनमें जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर उल्लेख हैं। धंग के बाद उसके पुत्र गण ने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी का सामना करने के लिए जयपाल के पुत्र आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में भाग लिया। विद्याधर चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने गोजा प्रतिहार शासक राज्यपाल को 1019 में मार दिया था, क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध करने के स्थान पर भाग खड़ा हुआ था। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गांगेयदेव को पराजित कर उसे अपने अधीन किया। उसका शासनकाल चंदेल साम्राज्य के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। देवराय प्रथम के दरबार में हरविला, शम तथा तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी भर्ती करना शुरू किया। वीर विजय के बाद देवराय द्वितीय ने शासन व्यवस्था का पुनः संगठन किया और सेना को ठोस नींव पर खड़ा किया। यह इस वंश का महान शासक था। देवराय द्वितीय को प्रजा ने इमाड़ी देवराय और पूर्ण देवराय या महान देवराय कहकर पुकारा। देवराय द्वितीय को अभिलेखों में गजबेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि का उल्लेख मिलता है। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में बड़ी मात्रा में मुसलमानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान के अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का भ्रमण किया। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को उसके सामंत नरसिंह ने पदच्युत करके 1486 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। सलूब वंश 1495 से 1505 ईस्वी। सलूब वंश नरसिंह सलूब ने नए राजवंश की नींव डाली, जो द्वितीय राजवंश सलूब वंश के नाम से प्रसिद्ध है। नरसिंह ने बहमी सुल्तानों तथा ओडिशा के राजा के विरुद्ध युद्ध किया और खोए हुए अनेक प्रांतों को पुनः वर्जित किया। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को सलूब नरसिंह ने अधिक से अधिक घोड़े आयात करने का प्रलोभन में प्रोत्साहन किया। नरसिंह के बाद उसके 2 पुत्र गद्दी पर बैठे, किंतु वे अत्यंत अयोग्य सिद्ध हुए। इसके शासनकाल में राजशक्ति साम्राज्य के सेनापति नरसरनायक के हाथों में रही। नरसरनायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालू नरेश इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तृतीय या तलुब राजवंश की स्थापना की। तलुब वंश 1505 से 1570 ईस्वी में आया। वीर सिंह ने नए राजवंश की नींव डाली, जो तलुब वंश के नाम से जाना जाता है। वीर नरसिंह के बाद उनका छोटा भाई कृष्ण देव राय सिंहासन पर बैठा। बाबा ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय को विजयनगर का महानतम शासन कहा। कृष्ण देव राय ने अनेक सफल युद्ध किए। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के राजा गणपति प्रताप रुद्र को पराजित किया। 1514 ईस्वी में उसने उदयगिरी का किला हस्तगत कर लिया। उड़ीसा पर विजय प्राप्त करने के बाद कृष्ण देव राय ने बीजापुर पर आक्रमण किया और 1520 ईस्वी में उसे हराया। हिंद महासागर में स्थित द्वीप भी उसका राज्य स्वीकार करते हैं। कृष्ण देव राय ने पुर्तगाली शासक अबुकक के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम किया और भटकल में उसे किला बनाने की अनुमति दे दी। कृष्ण देव राय ने तेलुगु ग्रंथ आयुक्त मायद की रचना की। कृष्ण देव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार में 8 महान विद्वान कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, कि रहते थे। कृष्ण देव राय ने महान विद्या प्रेमी होने के कारण आंध्र भोज
नवभोज जैसी उपाधि धारण की। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना राजकवि था। समाज में प्रदत्त प्रथा प्रचलित नहीं थी। विधवा स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष कर से मुक्त थे। कृष्णदेवराय शतरंज का प्रेमी था। शतरंज का खेल बहुत लोकप्रिय था। विजयनगर काल में युवराज के अल्पायु होने पर प्रतिशासक की नियुक्ति ही विजयनगर की पतन का एक कारण सिद्ध हुई। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान बहुत लोकप्रिय था। विजयनगर में अयंकर व्यवस्था का ग्रामीण प्रशासन महत्वपूर्ण योगदान था। 12 सदस्यीय प्रशासकीय अधिकारियों का समूह अयंकर व्यवस्था में कार्य करता था। अयंकर वंशानुगत अधिकारी होते थे। ये अपने पद को बेचकर या गिरवी रख सकते थे। शिष्ट नामक का राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। गांव के कतिपय विशिष्ट लोगों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे उबाली कहते थे। युद्ध भूमि में असीम शौर्य प्रदर्शन करने पर युद्ध में मृत लोगों के परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसे रक्त कोडगे कहा जाता था। राजस्व निर्धारण दर आय का 1/6 भाग थी, परंतु कुछ मामलों में यह 1/4 तक थी। ब्राह्मणों और मंदिरों पर यह दर क्रमशः 1/20 भाग और 1/30 भाग थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता था, जिसमें साम्राज्य के श्रेष्ठ विद्वान होते थे। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहते थे। राजा के मौखिक आदेशों को कड़ी कम लिपिबद्ध करता था। कृषि कार्य में लगे कृषक मजदूर को कुदी कहा जाता था। सेनापति को प्लाइगर अथवा नायक कहा जाता था। अमर नायक उस सैन्य अधिकारी को कहा जाता था जिसने अधीन निश्चित संख्या में सैन्य टुकड़ी रहती थी। विजयनगर के प्रशासनिक इकाइयाँ घटती क्रम में प्रांत, मंडल, कमिश्नरी, कोट्टम या वलनाडु, नाडु, मेलाग्राम, स्थलीय सीमा और ग्राम। ये हमारा प्राचीन इतिहास है। आगे के लिए हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे।